हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज मैं वापस आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज गुणज गुणज एंड गुणनखंड। ओके, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो आज हम पढ़ेंगे इस नए टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले जो हम समझेंगे बच्चों वो है आपका गुणज यानी अपवर्त्य मल्टीपल्स। ओके, सो शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं की आपस में गुणा की जाती है तो हमें उनका गुणनफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गुणनफल। यह गुणनफल गुणा की जाने वाली प्रत्येक संख्या का गुणज यानी अपवर्त्य कहलाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बात बोली गई है। जब ये दो या दो से अधिक हमारे पास संख्याएं होती हैं, हम उनको आपस में गुणा करते हैं। जब आपस में गुणा करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गुणनफल। ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ ही बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, यह गुणनफल गुणा की जाने वाली प्रत्येक संख्या का गुणज यानी अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य का क्या मतलब है बच्चों, अभी बताएंगे। मल्टीपल्स। अतः गुणज का अर्थ है पूरा पूरा विभाजित होने वाला, अर्थात किसी संख्या का गुणज वह संख्या है जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, अगर आप 3 गुना 8 कर रहे हैं, आपको गुणनफल मिलता है 24। तो आप कह सकते हैं यहाँ 24 8 और 3 दोनों का गुणज है। 24 जो है वो 8 और 3 दोनों का गुणज है, तथा यह 3 और 8 दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। राइट। सो यहाँ पे अगर हम गुणज के गुण देखें तो गुणज के गुण क्या होता है बच्चों? प्रत्येक संख्या एक का गुणज है। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणज होती है। जैसे आप यहाँ देखिए 8 और 3 जो संख्या थी वो 24 का गुणज थी। साथ ही बच्चों 24 खुद का भी गुणज थी और एक जो होता है वो भी खुद का गुणज होता है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। आप वहां देखते रहिए 24। ठीक है, 24 जो संख्या है आपकी, यहाँ पे देखिए एक गुणज है, 1 गुना 24। अब देखिए एक जो है वो सब में यूनिवर्सली कॉमन है। जब 9 और 15, अब देखिए बच्चों 9 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें, मतलब वो संख्या खुद भी रिपीट हो रही है मल्टीप्लाई होते वक्त। साथ ही बच्चों कोई भी संख्या ले लो, अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हो, 0 सबका गुणज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम संख्या का गुणज सदैव एक सम संख्या होती है। यहाँ देखिए जो सम संख्या है उसका गुणज जो होती है वो सदैव सम संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विषम संख्या का गुणज वैकल्पिक रूप से एक सम अथवा एक विषम संख्या हो सकती है। अब देखिए बच्चों, अगर एक विषम संख्या का अगर आप गुणज बोलो वैकल्पिक रूप से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोला गया है एक सम हो सकती है, एक विषम हो सकती है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या बोला गया है, अगर कोई संख्या है उसके गुणज की बात करें तो या तो वो उसके बराबर होगा, ठीक है 19 या उससे बड़ा होगा। ठीक है, बराबर या बड़ा हो सकता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं वही संख्या होती है। ठीक है, नाउ किसी संख्या के असंख्य गुणज हो सकते हैं। असंख्य मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। 2 और 4 के पहले 6 गुणज लिखकर देखिए कि क्या 4 के प्रत्येक गुणज 2 के भी गुणज है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, आपको 2 और 4 के गुणज लिखने हैं, पहले 6 गुणज। ठीक है, मल्टीपल्स लिखने हैं। और मल्टीपल लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या 4 के प्रत्येक गुणज 2 के भी गुणज हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। पहले 2 के पहले 6 गुणज, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 6। अगर 8 मांगेगा तो 7 से, देन 8 से, ऐसे सो ऑन चलते जाना है। अब 4 के पहले 6 गुणज देखिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड 6 से। 2 के 6 गुणज निकल गए, 4 के पहले 6 गुणज निकल गए। अब देखिए कॉमन क्या है, क्या 4 के प्रत्येक गुणज 2 के भी गुणज है? 4 का पहला गुणज है 8, 12, 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है। तो 2 और 4 के अगर हम गुणन जो हमारा गुण जो है उनकी तुलना करें, चलिए अब हम गुंजों की तुलना करते हैं। तो जब देखेंगे 2 के गुणज और 4 के गुणज, तो 2 के गुणज हमें पता है, 4 के गुणज पता है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, हमने 6 ही निकाले हैं, तो अभी पहले 6 की कंपैरिजन करने। तो 4 है, 8 भी है और 12 भी है। ठीक है, अब 16 20 24 तो हमने निकाले ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 का प्रत्येक गुणज 2 का भी गुणज है। अगर मैं इसे आगे ले जाती 14 16 18 20 22 24, तो आप देख रहे हैं 24 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये आप कह सकते हो कि 4 का प्रत्येक गुणज 2 का भी गुणज है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ देखते हैं क्या 64 8 का गुणज है? जो 64 है क्या वो 8 का गुणज है? तो यह देखने के लिए क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं, और अगर भाग पूरा पूरा हो जाता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि अगर हम 64 को 8 से भाग करेंगे तो भाग करने पे हमें पता है पूरा पूरा भाग हो जाता है, शेषफल आपका 0 आता है, तो 64 8 का गुणज है। यहीं पर अब हमें मल्टीपल्स क्लियर हो चुका है कि गुणज क्या है। अब हम देखेंगे गुणनखंड यानी फैक्टर्स। ठीक है, तो गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करती है। दो संख्याओं को गुणा करने पर प्रत्येक संख्या प्राप्त गुणनफल की गुणनखंड होती है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या बोला गया है, गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो दूसरी संख्या को बिना शेषफल छोड़े, शेषफल आप जानते हैं रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर छोड़े क्या करती है, पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, और दो संख्याओं को गुणा करने पर प्रत्येक संख्या प्राप्त गुणनफल की गुणनखंड होती है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास दो संख्या है 2 और 3, तो आपको जब इसे गुणा करोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो आप इस मौके पे एक चीज कह सकते हो कि 6 का जो गुणनखंड है वो 2 भी है और 3 भी है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम ये बात कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या क्या होती है, गुणनफल की गुणनखंड होती है। ठीक है, यानी 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, किसकी? 6 की। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए बच्चों, अगर आपने 18 को 6 से भाग दिया 3 मिला, और 18 को 3 से भाग दिया 6 मिला। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो 18 को मैं भाग कर रही हूँ 3 और 6 से, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 3 गुना 6 कितना होता है? 18। तो 18 को अगर मैं 3 से भाग करूंगी तब भी पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए, 6 से भाग करूंगी तब भी पूरा भाग हो जाना चाहिए। तो हम इस केस में कह सकते हैं 3 और 6 दोनों ही 18 के क्या है? गुणनखंड है। अब गुणनखंड के कुछ बच्चों क्या है गुण है, देखिए एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, प्रत्येक बिना शून्य वाली संख्या स्वयं की सबसे बड़ी गुणनखंड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो वो संख्या खुद ही होती है। ठीक है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। बिना शून्य वाली संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा ही उससे उस संख्या के बराबर होता है। जैसे आपने मल्टीपल के केस में देखा था, मल्टीपल केस में या तो बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा, यानी गुणन, जो आपने अभी हमने गुणन पढ़ा था। ठीक है, अब अगर मैं गुणनखंड कह रही हूँ तो उस गुणनखंड में क्या होता है बच्चों, या तो वो बराबर होता है या तो छोटा होता है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। चलिए दोनों रूल्स में कंपैरिजन करके मैं यहाँ बता देती हूँ। जब हम गुणज पढ़ रहे थे, गुणज में यानी अपवर्त्य मल्टीपल्स में, तो एक चीज ध्यान देने वाली थी बच्चों, यहाँ पे ये रहा, या तो वो संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ये ध्यान रखना हमेशा मल्टीपल के केस में। बट इन द केस ऑफ फैक्टर्स बच्चों ये ध्यान रखना, या तो बराबर होगा, ठीक है, छोटा होगा, या तो संख्या के बराबर होगा। समझ में आया? नाउ देखिए, जैसे 35 को आपने 1 से भाग किया 35 मिला। 35 को अगर हम देखें यहाँ पे 35 35 के बराबर है, पर अगर आपने 95 को 5 से भाग किया 19 मिला। तो अब जो 19 आपका गुणनखंड आया है वो 19 तो 95 से छोटा है। तो इस केस में हमें पता चल रहा है गुणनखंड जो होता है वो दिए गए संख्या से या तो छोटा हो सकता है, ठीक है, या बराबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखें, प्रत्येक के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 35 का गुणनखंड देखेंगे तो 35 1 से भी भाग हो रहा है, ठीक है, 35 5 से भी भाग हो रहा है, 7 से भी भाग हो रहा है, 1 से भी भाग हो रहा है। तो इस केस में जो 35 के गुणनखंड है वो कौन कौन से है बच्चों? 1 है, 5 है, 7 है और 35 वो नंबर खुद है। ठीक है, नाउ 48 का अगर गुणनखंड देखें तो 48 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग हो रहा है, 6 से भी भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है, 12 से भाग हो रहा है, 16 से भाग हो रहा है, 24 से हो रहा है, 48। आपको तब तक भाग करते जाना है जब तक वो नंबर खुद जब तक वो नंबर खुद से भाग नहीं होता, उसके बाद तो संख्या ही नहीं है भाग करने वाली। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ी संख्या वो खुद होती है। ठीक है, तो उसके बीच में सारे गुणनखंड निकालने हैं, ये सारे उसके गुणनखंड है। अब ज्ञात कीजिए बच्चों 42 के गुणनखंड। 42 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप 42 को 1 से भाग करेंगे, ठीक है, 42 मिलेगा। 42 को फिर 2 से भाग कीजिए, तो जब 2 से भाग करेंगे 21 मिलेगा। 42 को फिर आप किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए? आपको मिलेगा 14। 4 से भाग होता है? नहीं होता है। 5 से भाग होता है? नहीं होता। 6 से भाग होता है। 42 को आप किससे भाग करेंगे बच्चों? 6 से भाग करेंगे तो मिलेगा 7। इसी तरीके से ये किससे भाग होता है? 7 से भी भाग होता है। तो 7 से जब भाग करेंगे आपको मिलेगा 6। 8 से भाग हो रहा है? नहीं। 9 से भी नहीं होता, 10 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 13 से भाग होता है। सो
अब जब 13, माय बैड बच्चों, 13 से नहीं होता, 13 से नहीं होता है, 14 से होता है, ठीक है। पर अब देखो 42 को 14 से भाग कीजिए, जब 14 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 3। उसी तरीके से 42 को 14 से भाग करने के बाद आप किससे भाग करेंगे, अब 21 डायरेक्ट, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे भाग हो सके, और फिर 42 को 42 से भाग कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो गुणनखंड मिले हैं टोटल वो कितने हैं, 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अब आपको एक ट्रिकी बात बताना चाहूंगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैंने 42 को 6 से भाग किया 7 मिला। अब 42 को जब मैंने 7 से भाग किया तो मुझे 6 मिला। तो यहाँ पे आप चेंजिंग देख रहे हो, 7 6 देख रहे हो। उसके बाद 14 3 और ये 3 14, फिर यहाँ पे 2 21 चल रहा था, 21 2। तो आप देख रहे हो सारा उल्टा हो गया ना। तो इसका मतलब यह है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीजें प्लेस चेंज हो जाती है नंबरों की, और वो क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। तो अगर आप चाहते तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे सारे नंबरों का, जैसे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया। अब वापस उल्टा यहीं से चलना था, 6 फिर 14 21 और 42, तो वही सारी संख्याएं रिपीट होती। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए। वहीं पर 150 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 36 और 82 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं, 42 के गुणनखंड निकालने। अब देखो 42 के जो गुणनखंड है बच्चों, यहाँ पे उत्तर इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। 42 के जो गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, है ना, वो क्लियर है। 150 के अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो बच्चों इसमें भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड आपको सारे निकालने हैं, उसमें से अभाज्य छांट लेने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो है 2 3 और 5। नेक्स्ट, अगर 36 और 82 दोनों का इकाई का गुणन, यहाँ पे क्या बोला है, 36 और 82 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं। तो 36 और 82 दोनों का इकाई का अंक 2 है, 2 से विभाज्य हो रहा है ना। यहाँ देखिए 6 है और 2 है, तो दोनों ही 2 से भाग हो सकते हैं कि दोनों ही सम संख्या है। अब 36 और 82 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, दोनों का कॉमन, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और बच्चे ये देखिए, यहाँ पे 150 का हमने क्या करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 5 निकला था, आप निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज देखिए बच्चे, एक्सरसाइज में क्या बोला है, एक्सरसाइज से आपको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा। निम्नलिखित में प्रत्येक के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो देखिए 16 का निकालते हैं, ठीक है, 16 गुना 1 16, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, गुणज निकालने के लिए बोला है ना, मल्टीपल्स। फिर 16 गुना 2 32, 16 गुना 3 48, 4 से गुना करें 64, तो हो गया, है ना। चलिए इस तरीके से आप निकाल लेना। नेक्स्ट देखिए, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, बताइए। हाँ बच्चे, इसमें तो है, हमने पढ़ा था बराबर होती है ना। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज, 64 को भाग दीजिए 8 से, पूरी तरीके से भाग हो जाना चाहिए, हाँ जी होता है, 8 आता है, शेषफल शून्य बचता है, ये भी है, ये नहीं है, 25 भाग नहीं होता 7 से, ये भाग होता है। तो देखिए बच्चों, 13 5 65, तो ये होता है। नेक्स्ट, ये भी होता है, और ये नहीं होता, 55 6 से भाग नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड अगर आपको लिखना है तो आप जैसे यहाँ पे देखिए, गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 1 से भाग होता है, 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, 21 से भी होता है, आप निकाल लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 13 1 इंटू 26 है ना, एक, फिर 26, पहले दो तो कंफर्म ही है हर नंबर के, ठीक है। अब 2 से भी भाग होता है ये, फिर 13 से भी भाग होता है ना। इसी तरीके से आपको गुणनखंड निकालने हैं। अब यहाँ एक स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चे, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था वही आपको टेबल, जो हमने जितने भी गुण पढ़े थे ना उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भरना है। संख्याओं की विभाजिता के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स है। आपके पास कुछ यहाँ पे कह सकते हो रूल्स है, ठीक है। जब हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं आपको उन्हें ध्यान रखना है। चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य कहलाती है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसे, एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य कहलाती है जब उस संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। क्या कहलाती है बच्चों, विभाज्य, ठीक है, जब वो पूरी पूरी तरीके से उससे विभाजित हो जाता है। किसी संख्या को
अन्य संख्या से भाग दिए बिना विभाज्यता के कुछ नियमों की सहायता से उनकी विभाज्यता ज्ञात की जा सकती है। अब बच्चों देखिए, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, मुझे ये बताओ ये डायरेक्ट डायरेक्ट विभाज्य हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं बैड रिपीट करती हूँ, मैं इस चीज को ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, आपको बस डायरेक्ट देख के बताना है बिना पेपर और पेन को मतलब यूज किए कि क्या इससे विभाज्य है या नहीं है। तो उस केस में क्या करोगे, देन आप उस केस में ये विजिबिलिटी जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, ये आप याद कर सकते हैं और इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी संख्या 2 से भाग होती है नहीं होती है, ये आपको ज्ञात करना है, जिसे देख कर तो कैसे करेंगे। तो देखिए इधर, यदि संख्या के अंत में 2 0 4 6 8 है तो आप कह सकते हैं वो संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। जैसे कि देखिए 146 के अंत में 6 है तो 2 से विभाज्य है, क्योंकि यह 6 पर समाप्त होती है। उसी तरीके से अगर 3 का देखना है, यदि संख्या 3 के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 321 में 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 जमा 2 जमा 1 यानी उसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको 6 मिलेगा, जो कि 6 से 3 से विभाज्य है। 4 से देखने के लिए, यदि संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, या अथवा यदि संख्या अपने इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य रखती है तो वो संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। जैसे देखिए 616, 616 का आखिरी 2 अंक क्या है, 16, 16 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है। आखिरी में अगर 2 शून्य है, दैट मीन्स तब भी ये डिविजिबल है। नाउ 5 में यदि संख्या 0 और 5 पर समाप्त होती है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे कि 215 आप यहाँ देख सकते हो, 5 पर खत्म हो रही है तो ये 5 से डिविजिबल है। 6 के लिए, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, जैसे कि 96 2 से है ना, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। 3 से भी है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 15 आ रहा है और 15 3 से भाग होता है। तो इस केस में आप कहेंगे 6 से भी विभाजित होती है। 7 का देखिए, यदि संख्या के इकाई स्थान की संख्या के 2 गुने और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर, यहाँ पे दोबारा देखते हैं, यदि संख्या के इकाई स्थान की संख्या के 2 गुने और शेष अंकों से बड़ी संख्या का अंतर या तो शून्य है या तो 7 का गुणज है। दोबारा देखिए इधर एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे आपके पास है 168। अगर आप ध्यान से देखिए ये 7 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 16 -2 इंटू 8 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, शून्य, या तो शून्य मिले या तो कोई ऐसी संख्या मिले जो 7 से विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या है आपकी, 7 से विभाजित होती है। यहाँ पे बता दिया गया है इकाई स्थान की संख्या के 2 गुने, ठीक है। तो इकाई स्थान पे जो संख्या इकाई के स्थान पर जो अंक है वो है 8, उसके 2 गुने को आपको क्या करना है, जो शेष बची हुई अंक है उससे क्या कर दे, घटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के लिए क्या बोला है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, अथवा यदि संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 शून्य है तो वो 8 से विभाजित है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 9216, तो लास्ट के जो 3 अंक है 216, देखिए वो 8 से विभाजित हो रही है, तो दैट मीन्स 9216 भी 8 से विभाजित होगी। और 1000 में देखिए यहाँ पे ये 3 शून्य है, ये 8 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि आखिरी में 3 शून्य आ रहे हैं। ऐसे ही बच्चों 9 के केस में देखिए, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, आपको क्या करना है, आपको जो संख्या दी है उसे जोड़ दीजिए, 7 जमा 2 जमा 9 तो मिलेगा आपको 18, और 18 जो है वो 9 से भाग होता है, तो दैट मीन्स वो गिवन नंबर भी आपका 9 से विभाजित होगा। यदि संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाजित होती है, ठीक है। आपने 2 3 4 5 6 इन सबका समझ लिया रूल। नाउ 11 का देखिए, 11 का थोड़ा ट्रिकी है, जैसे 7 और 11 का, यदि संख्या के वैकल्पिक अंकों यानी विषम और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है, दैट मीन्स वो नंबर जो है आपका क्या है, 11 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1331। अगर आप देखें यहाँ पे सम स्थान कौन कौन सा है, ये दो, और विषम स्थान यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए तो क्या मिलेगा आपको, 4 4 मिलेगा। और जब इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 0, तो यानी ये 4 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिए 12 के लिए, यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो आप कह सकते हैं कि संख्या 12 से भी विभाजित होगी। और 13 के केस में यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो दैट मीन्स वो गिवन नंबर, ये देखिए 15 से क्यों विभाजित है, ये 15 से इसलिए विभाजित है क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से विभाजित है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसे आप 15 कर लीजिएगा, ठीक है। ये 15 के लिए था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखिए, दिखाइए कि संख्या 2452
2 और 4 से विभाजित है किंतु 3 और 5 से नहीं। तो इसे आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो दो इसके देखो, अगर दो की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, दो के लिए हमें चेक करना है, तो लास्ट में 2 आ रहा है तो इट इज फाइनल कि ये 2 से डिवाइड है। देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, ये सम संख्या है इसलिए ये 2 से विभाजित है। अब यहाँ पे 4 के लिए चेकिंग करनी है तो लास्ट के 2 अंक देखिए 52, क्या 52 4 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। अब देखिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 52 4 से विभाजित है इसलिए ये 4 से विभाजित है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने टेस्ट कर लिए, 2 और 4 से विभाजित है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, 2452 में अंकों का योग हमें क्या करना है, ये भी चेक करना है कि ये 3 और 5 से है या नहीं। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 13। क्या 13 3 से विभाजित है? नहीं, तो दैट मीन्स ये 3 से नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए ये नहीं होगी 3 से विभाजित। अब अगला चेक करना है 5, क्या इसके आखिरी में 0 या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स ये 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, आपको इसके लिए पूरा प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूल्स याद होगा आप उसे ही चेक करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 467 को अगर आप 381 से क्या करें, अच्छा यहाँ पे आपसे कुछ ये आया आपका ट्रिकी क्वेश्चन, चलिए 467 मल्टीप्लाई बाय 381 में डैश के स्थान पर प्रयुक्त कीजिए। अब देखिए क्या बोला है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये है एस्ट्रिस्क का साइन। क्या है? एस्ट्रिस्क का साइन। इसमें बोला गया है सबसे छोटा अंक ताकि संख्या 3 से विभाजित हो सके। ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से दिया है, ब्लैंक्स है। ठीक है, ब्लैंक्स आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे, ताकि ये जो संख्या है आपकी 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अंक आपको दिए उन्हें जोड़ दो। कितना आ रहा है? 29। तो भाई 29 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, नहीं होता। 29 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए? 30 है ना, 29 के बाद क्या आता है बच्चों? 30। जोड़ने की बात करी गई है, घटाने की नहीं। तो जोड़ना है तो आप एक रख सकते हो इधर, क्या रख सकते हो? एक। जब एक जुड़ेगा तो मिल जाएगा 30 और 30 जो है वो 3 से विभाजित होता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, सबसे बड़ा अंक ताकि 3 से विभाजित हो। अब यहाँ पे सबसे छोटा अंक पूछा था, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक पूछा है, तो सबसे बड़े अंक में यहाँ पे देखिए आपको पता है 3 से विभाजित 29 से अगली सबसे छोटी संख्या 30 है ना, तो ये क्लियर है, हमने यहाँ पे एक जोड़ दिया। अब 3 से विभाजित 30 से जो आपके 30 से अगली संख्या है वो 33 36 39 है ना। तो परंतु हम जानते हैं कि अगर 39 को आप 29 से क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपको मिलता है 10, जो कि 2 अंकों की है। यह संख्या सही नहीं है। इसलिए एस्टेरिस्क की जगह पे आप क्या करेंगे, 7 से बदलना होगा, ताकि जब आप इसे जोड़ोगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इस केस में आपको समझ में आया? आपने देखा हमें 2 अंकों की नहीं चाहिए थी, हमें 1 अंक की चाहिए थी। हम 2 अंक तो रख ही नहीं सकते थे ना, एक ही अंक रख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए 35 36 और 39, 39 के केस में क्या हो रहा था, 2 अंक आ रहा था, पर 36 के केस में 1 अंक है, तो हम 36 से ही लेंगे, तो इसलिए 7 रखा गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला है। आगे आपको एक सारणी दी गई है, दी हुई, यहाँ पे देखिए दी हुई संख्याएं दिए हुए विभाजकों से विभाज्य है या नहीं। हाँ के लिए टिक लगाना है और नहीं के लिए क्रॉस लगाना है। तो बेसिकली आप इस टेबल को देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बच्चों आपको संख्या दी है, यहाँ पे विभाजक दिए हैं जिनसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करना है, पहले आप क्या करेंगे, ये इसके लिए तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, इस नंबर को लीजिए और इसको चेक कीजिए 2 से डिवाइड है या नहीं। 6 आ रहा है तो दैट मीन्स है। ठीक है, अब 3 के लिए चेक करना है, तो 2 जमा 7 जमा 5 जमा 6 कितना हो जाएगा, 20। नहीं होगा क्योंकि 2 7 9 9 5 14 14 6 20, तो ये नहीं है। अगला देखें बच्चों 4, तो लास्ट की 2 संख्या देखिए 56, 56 4 से विभाजित होती है, तो ये होगा आपका। ठीक है, 5 5 से विभाजित नहीं है, लास्ट में कितना आ रहा है 6। नेक्स्ट देखिए 6 से विभाजित है या नहीं, 6 से विभाजित होने के लिए ये 2 से भी होनी चाहिए 3 से भी होनी चाहिए, 3 से तो नहीं है 2 से तो है, तो ये हो जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट देखिए बच्चों 7,
7 से विभाजित होने के लिए क्या बताया था, इकाई पर जो संख्या है, इकाई पर जो अंक है उसका 2 गुना कीजिए। कितना होगा बताइए, इकाई पर जो अंक है वो कितना है 6, उसका 2 गुना कीजिए 12, 12 आएगा। अब बाकी अंकों से उसका क्या निकाल दीजिए, अंतर, उसके जोड़ से, उसके योग से उसका अंतर निकाल दीजिए। 7 2 9, 9 5 14, 14 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये विभाजित नहीं हो रही, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन सब के लिए चेक करना है, उसके बाद आपको इनके लिए भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, आप कर लेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों ये आप खुद कीजिएगा, रिक्त स्थान में देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक एस्टेरिस्क यानी स्टार को उस सबसे छोटे अंक से परिवर्तित कीजिए जिससे बनी संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो बच्चों इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा क्या लिखें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। पहला तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर उस संख्या जो यहाँ पे संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो जो आपको संख्या दी है वो भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी, राइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले जो हमें अंक दिए हुए हैं देखिए, एक, ओके ये रहा, 1 जमा 3 जमा 7 जमा 3, जोड़िए कितना आएगा बताइए। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 7 11, 11 3 14। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मिल रहा है हमें 14, ठीक है, पर 14 तो 9 से भाग नहीं होता, बट 18 होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, इस एक्सट्रिस की जगह पे 4 रख सकते हो ताकि 14 और 4 18 हो जाए और 18 9 से भाग होता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको पूछा है क्या आएगा, सो 8 और 7 15, 15 और 7 22। तो 22 में आप ऐसा क्या जोड़ो कि कोई एक ऐसा नंबर मिले जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 के टेबल में 27 आता है, तो आप यहाँ 5 रख सकते हो, है ना। तो क्योंकि 5 जोड़ने पे आपको कितना मिलेगा 27। अब 27 जो है वो भाग होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 5877, क्या होगा आंसर 5877। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में एस्टेरिस्क को उस सबसे छोटे अंक से परिवर्तित कीजिए जिससे बनी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको 1 3 स्टार 5 दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक है एक तरीके से। आपको ये बताना है कि आपको वो संख्या पता करनी है जिसकी वजह से 11 से विभाजित हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि सम स्थान और विषम स्थान का जो अंतर है वो 11 आना, आई मीन या तो 11 आ जाए या तो कोई ऐसी संख्या आ जाए जिससे वो 11 से विभाजित हो जाए या तो 0 आ जाए। तो आप देखिए बच्चों जब हम इसे जोड़ेंगे और फिर इसे, तो यहाँ पे क्या है 5 3 8 हो गया। यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूं कि यहाँ पे भी 8 आ जाए, एक तो ऑलरेडी है, एक में ऐसा क्या जोड़ू कि 8 आ जाए, 7 रख देंगे, है ना। तो देखिए इधर अब ये आ जाएगा आपका, यहाँ रख दीजिए 7, रीजन क्योंकि 1 और 7 हो जाएगा 8 और 3 और 5 हो जाएगा 8 और जब इसे आप घटाएंगे मिलेगा आपको 0। और अब क्या कर सकते हो आप, अब आपका ये नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में स्टार को उस सबसे बड़े अंक से परिवर्तित कीजिए ताकि संख्या 3 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, 9 7 16, 16 5 कितना हो जाएगा 17। अब इन्होंने बोला है कि मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या रखनी है, क्या रखनी है, सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता है कि 18 3 के टेबल में आता है ना। तो 18 के बाद मुझे तो सबसे बड़ी रखनी है, 21 आता है ना। तो 21 में से 17 घटाऊंगी 4 हो जाएगा, 4 रख सकते हैं, है ना। अभी हम 4 रख सकते हैं ऑप्शन में। 21 के बाद 24, ठीक है, तो 24 को अगर आप 17 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। अभी हम 7 रख सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 17 आ रहा है इनका सम, ठीक है, हमें सबसे बड़ी संख्या रखनी है तो हम भाई 1 नहीं रख सकते, हमें 9 तक का ऑप्शन है, 1 से 9 तक। तो 2 यहाँ पे रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो 19 हो जाएगा। 3 नहीं रख सकते, 4 5, 5 रख के देखते हैं, अगर हम 5 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 6 रखते हैं,
6 रखेंगे 23, फिर 8 रखेंगे, बट 8 देखिए अगर मैं 8 रख रही हूं तो अगर 8 रख दिया मैंने तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। क्या 25 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 9, फिर उसके बाद 9 रखूंगी तो यहाँ पे जब मैं 9 रखूंगी तो हो जाएगा 26। अब देखो एक चीज क्लियर है, 8 9 नहीं रखा जा सकता, 7 नहीं रखा जा सकता, ठीक है, 6 नहीं रखा जा सकता, तो क्या रखा जाएगा इस केस में? आपका रखा जाएगा, तो देखिए बच्चों इस केस में आप क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ठीक है। पर जैसे आप 4 रखोगे 9 7 4 5, तो आप इसे जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 21, और 21 जो है वो 3 से भाग हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आप 7 रखोगे, अब ये 4 का ऑप्शन गया, 7 का ऑप्शन आ गया। जैसे आप 7 रखोगे तो 7 के केस में भी क्या होता है, आपको 24 मिलता है, और 24 क्या होता है बच्चों, भाग हो जाता है। पर 7 के बाद आप 10 रख सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको एक ही अंक रखने के लिए बोला है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 7। क्या होगी? 7। चलिए अगला देखें, अगला भी एक और करके देखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये आपको कर करके देखना है, अगली संख्या निकालनी है वो कौन सी होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्या बोला है, यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ दें 2 जमा 6 जमा 1 जमा 3 कितना आएगा बताइए? 12, है ना, ये हो गया 12। तो अगर हम 12 तो 3 से विभाजित हो रहा है, पर मुझे क्या रखनी है, सबसे बड़े अंक रखने हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 9 रख सकती हूँ। 12 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 कितना होता है 3 से विभाजित हो रहा है, तो यानी 29613 इज द फाइनल आंसर। रीजन क्या है इसका, क्योंकि 10 नहीं रख सकते, 10 दो अंकों की संख्या हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां मैं आपका फाइनल आंसर लिख देती हूँ, ये होगा 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, संख्या 8 से विभाज्य हो इसके लिए एक्सट्रिस को संभावित अंक से परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों देखिए सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, इसे भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से दो में से कौन कौन से, देखिए यहाँ पे अब 2 के लिए आया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन 2 से विभाज्य है। तो बच्चों देखिए 45 तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ये है, ये भी है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए कौन 6 से विभाज्य है, 6 से चेक करने के लिए 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो ये 2 से है, 2 से तो है। 3 से चेक कीजिए, क्या ये 3 से है? 3 से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 जमा 8 जमा 9 जमा 7 जमा 8, तो जोड़िए 6 14, 14 9 23, 23 7 30, और 30 और 8 38, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 38 3 से विभाजित नहीं हो रहा। चलिए इसे देखते हैं, लास्ट में 3 है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। पहले 2 से चेक करना, फिर 3 से चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से विभाजित है। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये संख्या जो दी है इसे चेक करना है, ये 3 और 5 से है नहीं, 3 से तो है, 3 9 और 0 कितना आया 12, 12 3 से विभाजित है, 5 से है, 5 से भी है, लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये जो है 15 से भी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको चेकिंग करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है समझिए। किसी संख्या को ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम उसकी 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्याएं आदि से विभाज्यता की जांच करते हैं। अब बच्चे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं और उन्हीं संख्याओं का यूज करके हम संख्या के गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्रिया की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, गुणनखंड वृक्ष विधि, ये ट्री मेथड, ठीक है, भाग विधि यानी डिविजिबिलिटी मेथड, ओके। तो चलिए पहले हम देखेंगे गुणनखंड वृक्ष विधि, ओके। तो चलिए पहले हम क्या देखेंगे, गुणनखंड वृक्ष विधि। इस विधि में सबसे पहले संख्या को 2 मुख्य गुणनखंडों में बांटा जाता है। यहाँ देखिए जो संख्या दी है उसे 2 गुणनखंडों में बांटा गया, ठीक है। उसे बांटने के बाद अब अभाज्य संख्याओं को तब तक 2 गुणनखंडों में बांटते रहना है जब तक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो जाते। देखिए बच्चों 2 गुना 27 में तोड़ा, 27, अब 2 तो नहीं हो सकता, 2 अभाज्य संख्या है, पर 27 भाज्य संख्या है, 27 को दोबारा तोड़ दो, 3 गुना 9, है ना, तो अब 3 अभाज्य आ गई और 9 क्या है, भाज्य। अब फिर से इसे तोड़ दो, तो 3 गुना 3
दोनों ही अभाज्य, और तब तक तोड़ते रहना है जब तक अभाज्य संख्या नहीं बच जाती या एक नहीं बच जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड वृक्ष विधि का प्रयोग करते हुए हम चौवन के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार जो चौवन के गुणनखंड आए हैं अभाज्य, वो कैसे निकालेंगे आप देखिए। चलिए यहाँ पे हम ट्री समझते हैं, इसे लिखा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया, क्योंकि ये तो टूट रहे हैं ना यहाँ पे, तो इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपका प्राइम नंबर्स का अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे रोल है। नेक्स्ट देखिए भाग विधि। भाग विधि काफी इजी है। इस विधि में हम दी हुई संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना प्रारंभ करते हैं और अभाज्य संख्याओं से तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 1 प्राप्त नहीं हो जाता, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे कि 729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने 3 से भाग किया क्योंकि 2 से भाग नहीं हो रहा था। ठीक है, 729 का इकाई अंक 9 है, अतः यह 2 या 5 से विभाज्य नहीं होगा। 2 और 5 से तो नहीं होगा क्योंकि 2 के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए, 5 के लिए लास्ट में 0 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब हमने जोड़ेंगे, हमें 18 मिला, 18 यानी ये 3 से विभाजित होगा। जब हमने 3 से विभाजित किया तो हमें मिला 243। 243 को दोबारा देखा तो हमने देखा ये अभी भी 9 से 9 आया ना, तो अभी भी 3 से भाज्य है। फिर से किया तो हमें क्या मिला 81। दोनों को जोड़िए कितना आया 9। अब 9 जो है फिर से 3 से भाज्य है। अगेन अब मिला 9। अब तो क्लियर है ना, ये सारा ही 9 से क्या है, जो फिर से 9 आया फिर से 3 से विभाजित हो रहा है, फिर 3 आया फिर से 3 से विभाजित हो रहा है, तो दैट मीन्स ये पूरा ही 3 से डिवाइड होता जा रहा है अगेन एंड अगेन। तो इस केस में कितने बार आया, 5 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में क्या बोला गया है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के भाज्य, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, वृक्ष विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे 540 का, किसका करेंगे हम, 540 का। तो देखिए ये है 540, पहले इसे 2 उसमें तोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 270। अभी भी 2 से हो रहा है, ये कितने भाग में, 135। अब नहीं हो रहा है, ये 3 से होगा पर, ठीक है। तो 3 45 बार में, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 3 गुना 15, ठीक है। ये फिर से हो रहा है 3 गुना 5, अब नहीं होगा। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, कितनी बार 3 रिपीट हो रहा है बच्चों बताइए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपके पास कुल 6 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 2 1 2 3 1 2 3 और ये 5, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंड, किसके द्वारा, वृक्ष विधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये क्या था, वृक्ष विधि, ठीक है। आप इसे और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, मैंने सर्कल नहीं बनाया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब आपको भाग विधि यूज करनी है और भाग विधि के द्वारा क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे, जैसे कि एक ले लेते हो एग्जांपल 108, ठीक है। तो ये है आपका 108, तो 2 से भाग हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, है ना। फिर 2 से भाग हो रहा है 27 बार में, फिर अब 3 से भाग होगा, ध्यान रखना 3 से होगा, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब जो यहाँ पे 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है वो क्या होगा बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा। जैसे 70 का एक और देखते हैं, 70 अभी 2 से भाग हो रहा है, कितने बार में, 35 बार में, है ना। अब क्या 3 से हो रहा है, नहीं, 5 से हो रहा है, 5 सत्ते 35, अब 7 से हो रहा है। कब तक करते रहना है, जब तक आखिरी में 1 नहीं मिल जाता। अब इसका टोटल क्या बना, 2 गुना 5 गुना 7। क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, आपको विभाजित करना है, I mean गुणनखंड निकालने हैं। आपको गुणज समझ में आया, गुणनखंड समझ में आया, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो यही था आपका, ठीक है। इसमें 2 मेथड थे, एक तो था आपका फ्री मेथड, ठीक है, वृक्ष विधि, और वृक्ष विधि के अलावा क्या था आपका भाग विधि।
तो आई होप ये क्लियर हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उससे खुद से ट्राई आउट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।